सर जय हिंद। कर्नल जे एस सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल फाइव आईज की एक रिपोर्ट आई है। फाइव आईज वो संगठन जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि चीन यूरोप के जो एक्स सर्विस मैन हैं या कहें जो ट्रेनर्स हैं, जो कभी जंग में हिस्सा ले चुके हैं, जो अच्छे से फाइटर पायलट थे कभी उस वक्त में, उनको हायर कर रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है सर? ये रिपोर्ट क्या कहती है? राजेश जी, चीन का जो लक्ष्य नंबर 1 है वो है ताइवान को अपने कब्जे में करना। और जब चीन में गृह युद्ध खत्म हुआ 1949 में, उसके बाद चीन ने 3 प्रयास किए जिसे ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहते हैं, तीनों को मिला के। जो पहला ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुआ 1954 में हुआ और दूसरा हुआ 1958 में हुआ। और ये दोनों ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में ये चीन को क्लियर हो गया कि जो उसके पास सैनिक ताकत है उससे ताइवान पे कब्जा करना नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका भी एक बहुत बड़ी सैनिक शक्ति था और अमेरिका ताइवान के पीछे पीछे डट के खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर चीन ने ये डिसाइड किया कि हमें अगर अपनी सैनिक ताकत बढ़ानी है जो कि अमेरिका के मुकाबले हो, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, जब हमारे पास पैसे होंगे। और उसके बाद चीन ने क्या किया कि चीन ने उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। और जब 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हफ्ते के दौरे पे गए चीन, उसके बाद चीन का सब कुछ बदल गया और चीन में काफी फॉरेन निवेश आया और चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी जी। अब चीन ने 1979 में एक युद्ध लड़ा वियतनाम के साथ, और ये युद्ध में चीन को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद चीन ने एक और संकल्प किया कि अभी मैंने कोई और युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि मेरा जो पहला लक्ष्य है वो है ताइवान, बाकी चीजें वेट कर सकती हैं। ताइवान के बाद सबसे पहला ताइवान, क्योंकि ये हर एक चीनी नागरिक के अंदर एक नेशनल ऑब्सेशन है ताइवान। तो उन्होंने रियलाइज किया चीन के नेताओं ने 1979 में कि ये हमने आखिरी युद्ध लड़ा है, अब जो अगला युद्ध लड़ेंगे वो ताइवान के लिए होगा। और हम उस वक्त लड़ेंगे जब हमारी सैनिक शक्ति अच्छी होगी। और सैनिक शक्ति से पहले, जैसे मैंने पहले बताया, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी बहुत जरूरी थी। तो अब देखेंगे कि 1979 से लेकर अब तक चीन ने किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। एक बीच में 1996 में ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुआ, जिसमें चीन ने अपनी सेना, नौसेना को तैनात किया ताइवान के अगेंस्ट, लेकिन वो उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई, एक भी आदमी की जान नहीं गई। वो सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ था और उसमें कोई जान नहीं गई। तो अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि 2027 में ये आंकलन लगाया जा रहा है कि चीन ताइवान पे हमला करेगा, और ये बहुत, मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं। तो 2027 का जो ये साल है ये चीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस साल चीन ने ताइवान पे हमला करना है। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 1979 के बाद चीन कोई जंग लड़ा नहीं है, तो उसके पास जो एक चीज की कमी है आज की डेट में, वो है बैटल एक्सपीरियंस, यानी कि युद्ध का अनुभव। और युद्ध का अनुभव हम सारे जानते हैं, आप और मैं जानते हैं जो सेना में नौकरी कर चुके हैं, कि आप जितनी भी क्लासेस पढ़ लो, जितनी भी सैंड मॉडल डिस्कशन अटेंड कर लो, जितने भी कंप्यूटर पे अभ्यास कर लो, लेकिन जो जमीन पे जाके युद्ध का अनुभव होता है उसका कोई मुकाबला नहीं। ठीक है ना? तो अब इस चीज को बैकग्राउंड में रखते हुए, जो चीन की सबसे बड़ी कमी है आज की डेट में, उनके पास कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। और वो इसलिए ये लोगों को पश्चिमी देशों से, साउथ अफ्रीका से, कहीं से भी, जहां पे भी इनको लोग मिले जिन्हें युद्ध का अनुभव है और जो अपनी रिस्पेक्टिव सेनाओं से रिटायर हो चुके हैं, ये उनको अप्रोच करते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या ईमेल भेज के, जैसे भी अप्रोच करते हैं, और काफी पैसा देते हैं। मतलब कि जो वो आदमी ने कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में कि मैं इतना एक महीने का हूं, उतना ये पैसा देते हैं। क्योंकि चीन जानता है अगर हमारी आज एक कमजोर कड़ी है वो है कि हमारे सैनिकों को युद्ध का अनुभव नहीं है, और युद्ध के अनुभव के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर हो जो कि उनको बताए कि युद्ध में क्या होता है। आप जो कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूं अपने दर्शकों के लिए, कि चीन के पास क्वांटिटी तो है, आपने सबसे बड़ी नौसेना बना ली,
थल सेना बना ली, आप सबसे बड़ी वायुसेना भी बनाना चाहते हो, लेकिन क्वालिटी नहीं है, मैन बिहाइंड द मशीन नहीं है आपके पास कि जो मशीनों के पीछे खड़ा हो सके और एक कारगर फायर सपोर्ट दे सके। और दूसरी चीज, एक सवाल इसका जवाब जरूर चाहूंगा सर, और दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से अगर ये फाइटर पायलट्स आ रहे हैं या दूसरे उस्ताद जो भी ट्रेनर्स है वो आ रहे हैं, तो क्या ये नेटो के लिए भी चिंता का सबब नहीं होगा? क्योंकि हर नेटो की जंग लड़ने की एक रणनीति है, क्या ये भी चीन तक नहीं पहुंचेगी? वो भी समझ पाएंगे कि नेटो किस आधार पर अगर मुकाबला होगा तो कैसे लड़ेगा? सब बिल्कुल राजेश जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ये रिटायर्ड पायलट्स या जो भी रिटायर्ड सैनिक, मैं कहूंगा उसमें सारे आ जाते हैं, नौसेना, सेना और वायुसेना, जो रिटायर्ड सैनिक जो चीन को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सेना को परीक्षण देने के लिए, वो अपना अनुभव तो लेके आ रहे हैं, युद्ध का अनुभव, वो जी अपने साथ उस देश की सेना की जानकारी भी लेके आ रहे हैं। अब जो आदमी चीन में जाके इतने बेशुमार पैसे के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वो सिर्फ एयरक्राफ्ट लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए तो सीमित नहीं रहेगी। जब एयरक्राफ्ट कैरियर का अगर हम एक उदाहरण लें, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना उसके पास नॉलेज है, वो कभी ना कभी, बेशक फॉर्मली ना बताए, लेकिन कई बार आप ऑफिसर में बैठ के खाना खा रहे हैं या आप पिकनिक पे जाए, जैसे हमारी यूनिट्स में होता है, पिकनिक पे सारे गए हैं, वहां पे माहौल अलग है, वहां पे कर करके इसने कुछ बातें बता दी विदाउट रियलाइजिंग। तो ये जो है, ये वाकई में जो ये 5 आईज की रिपोर्ट है, ये बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है ये, क्योंकि इसके जो परिणाम हो सकते हैं वो नाटो के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। क्योंकि अगर चीन को लगातार ये रिटायर्ड ट्रेंड लोग मिले, तो चीन जी की सेना की जो आज एक एक कमी है, बाकी तो वो सब चीज में आगे है, एक जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, तो चीन की सेना को डिफीट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल, उसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। साउथ चाइना सी को लेकर ये जवाब है, क्योंकि साउथ चाइना सी में लगातार हम टेंशन बढ़ती हुई देख रहे हैं, खासकर फिलीपींस और ताइवान को लेकर चीन काफी अग्रेसिव है और दोनों के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है। क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर हम इस टेंशन को एक जंग में बदलता हुआ देख सकते हैं? बिल्कुल राजेश जी, जो पहला युद्ध चीन लड़ेगा वो 2027 में है, ताइवान के लिए। ओके। और उसके बाद जब वो ताइवान पे कब्जा कर लेगा, जो आज की तारीख में तो सारी जो चीजें वो चीन के फेवर में है, पलड़ा चीन के फेवर में है। और उसके बाद जब ताइवान पे कब्जा कर लेगा, तो होगा ये कि वो ताइवान पे अपना जब पकड़ मजबूत करेगा, तो उसे 1.5-2 साल लगेंगे। और 1.5-2 साल में जब वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहा होगा ताइवान पे, उस वक्त अमेरिका साउथ चाइना सी में काफी एग्रेसिव मैनूवर करेगा, चीन को ट्रबल करने के लिए, चीन को ललकारने के लिए। 1.5-2 साल तक तो मेरे अनुमान में चीन अमेरिका का कोई उसमें बहकावे में नहीं आएगा, झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि वो ताइवान पे अपनी पकड़ मजबूत करेगा, अपनी बाकी जो उसका युद्ध में लॉस होगा उसको पूरा रिक्यूपरेट करेगा। लेकिन 2029 के आसपास चीन अमेरिका पे हमला इसलिए करेगा क्योंकि अगला जो टारगेट है चीन का ताइवान के बाद, वो है स्प्राटले आइलैंड्स। और हम सारे जानते हैं कि स्पार्टले आइलैंड जो कि साउथ चाइना सी में है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जाती हैं, जिससे कि युद्धपोत और मर्चेंट नेवी शिप्स जाती हैं। तो अगर स्पार्टले आइलैंड्स भी चीन के कब्जे में आ गया, तो दुनिया के लिए तो मुश्किल होगी, क्योंकि साउथ चाइना सी वर्चुअली पूरा चीन के कब्जे में आ जाएगा। और स्पार्टले आइलैंड्स के बाद तीसरा जो युद्ध लड़ेगा चीन, वो है पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2035 का। तो ये सारी चीजें कड़ी के साथ जा रही हैं, एक के बाद एक। और तभी हम देख रहे हैं ताइवान और चीन के तो पिछले कुछ सालों में रिश्ते बहुत ही खराब हो गए जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं। साथ साथ हम पिछले 2-3 सालों में ये भी खबरें पढ़ रहे हैं कि चीन और फिलीपींस के बीच में बहुत तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि फिलीपींस भी स्पार्टले आइलैंड्स पे अपना क्लेम करता है। और ये बल्कि 7 देश हैं जो साउथ चाइना सी में उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, जो वहां आसपास लोकेटेड है, जिन्हें लिटरल नेशंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो युद्ध का श्रृंखला है, ये जो युद्ध की सीरीज है, ये 2027 से शुरू होगी। और अब दुनिया के पास 3 साल का समय, अमेरिका के पास 3 साल का समय है, उसे हमें रणनीति 3 साल में बनानी है। जी, और हिंदुस्तान को भी 2035 के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन बहुत बहुत
शुक्रिया आपका कर्नल जे सोडी सर, आपने समय दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू।